सर मैं स्वागत करता हूं आपको पहले नंदीघोष टीवी में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बताएंगे सर इसको लेके, ये सडनली रसिया क्यों यूक्रेन को अटैक कर दिया? देखिए, इसके कई कारण हैं। रूस ने काफ़ी दिनों से अमेरिका को और नाटो को बोल रहा था कि उनके 3 डिमांड थे। एक तो कि अब किसी भी हाल में यूक्रेन जॉर्जिया को नाटो का मेंबरशिप आप नहीं देंगे, लेकिन नाटो के जो कंट्री हैं इस बात को मानने से वो मना कर दिए। दूसरा यह था कि जो पोलैंड का एरिया है या जो यूक्रेन से और रशिया के बॉर्डर पे जो नाटो के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे उनके जो मिसाइल्स हैं वहाँ पे 1997 यानी 1997 से पहले की जो स्थिति थी उसको बहाल करेंगे। इसका मतलब था वहाँ से मिसाइल को वापस लेना। तो ये दूसरी बात थी जिसको नाटो ने मना कर दिया। नाटो बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट था जो कि जो दो एरिया जिसको कि रूस ने अभी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, वो है एक लुहांस्क है और दूसरा दनिएस्क है। और वहाँ पे ये यूक्रेन का ईस्टर्न इलाका है, पश्चिमी इलाका है, और वहाँ पे रूसी लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। तो रूस को लगने लगा था कि वहाँ पे अगर रूस का इन्फ्लुएंस कम होता है या फिर यूक्रेन वहाँ पे आर्मी भेज के अगर उसको दबाने की कोशिश करते, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो रिबल्स हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो पुतिन की स्थिति रूस में फिर ख़राब हो सकती थी। तो और वहाँ पे चूँकि यूक्रेन मिलिट्री भेजने का प्लान कर रहा था, या कम से कम रूस को ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री भेज सकता है, तो इस कारण से वहाँ पे रूस ने एक तरह से प्रीएम्प्ट किया। और चूँकि नाटो के साथ जितने भी निगोशिएशंस हो रहे थे, जर्मनी निगोशिएशन कर रहा था, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, वो भी कई बार मॉस्को आए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और इसके बाद में लास्ट में पुतिन को लगने लगा था कि अब तो रूस पे सैंक्शन वेस्ट लगाएंगे ही लगाएंगे, तो इससे पहले कि सैंक्शन लगाएं या फिर नाटो अपनी आर्मी भेजे या किसी मिलिट्री अलायंस करे यूक्रेन के साथ, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम उससे पहले यूक्रेन में इंटरवीन करते हैं। और उन्होंने जो डोनबास का एरिया है वहाँ पे अपने फोर्सेस को पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम पे वहाँ पे भेज दिया। पहले तो उन्होंने दोनों को रिकॉग्नाइज किया एज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, और लुहांस्क और दनिएस्क को, और उसके बाद वहाँ पे अपनी आर्मी भेज दी। और आज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कई जगहों पे अटैक हो रहे हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है कि कीव में भी कुछ हमले हुए हैं और काफ़ी लोगों के मरने की भी संभावना है। तो स्थिति काफ़ी नाजुक और काफ़ी ख़राब हो गई है यूक्रेन में। सर ये जो दोनों देश को रसिया क्यों चाहता है इंडिपेंडेंस कर देने के लिए यूक्रेन को छोड़, क्योंकि अभी जो मुद्दा चल रहा है ना वही दो मुद्दा, जैसे आपने बताया, दो देश का मुद्दा, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसको इंडिपेंडेंस करने के लिए रसिया इतना व्यग्र क्यों है? जी, रूस इसलिए व्यग्र है वहाँ पे कि पहला कारण तो यह कि रूस को लगता है कि वो जो एरिया है जहाँ पे जो दनिएस्क और लुहांस्क का जो एरिया है, तो उसमें रूसी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, रशियन स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको लगता था कि अगर यूक्रेन कहीं नाटो का मेंबर बन गया तो फिर वहाँ पे कोई भी रूस और नाटो के बीच में कोई भी बफर स्टेट नहीं रहेगा। तो ये जो दनिएस्क और लुहांस्क का जो एरिया है, एक तरह से चूँकि अगर इंडिपेंडेंट रूस मानता है उसको और दूसरे देश भी अगर मान लीजिए कि भविष्य में मानेंगे, तो फिर वो एक तरह से अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच में दो नए स्टेट के बफर के रूप में वो काम करेंगे। दूसरा कि यह डर था रूस को कि यूक्रेन अगर मेंबर बन जाता है तो फिर सारा का सारा जो वहाँ पे रूसी पॉपुलेशन है उस पर अत्याचार हो सकता है और फिर रूस में वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन कारणों से रूस ने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। और रूस एक तरह से मैसेज भी देना चाहता था यूक्रेन को कि आपकी यूक्रेन की सॉवरेनिटी तभी तक रह सकती है, यूक्रेन बिल्कुल अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तभी तक रख सकता है जब तक कि वो रूस के साथ है। अगर वो नाटो के साथ कोई भी संधि की या उस ढंग का कोई स्टेप लिया तो रूस उसको नहीं मानेगा, और इसी कारण से उन्होंने दोनों स्टेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर। सर ये अगर नाटो में यूक्रेन ज्वाइन कर लिया या नाटो के साथ यूक्रेन रह जाएगा, इसमें रूस को दिक्कत क्या है? देखिए, नाटो के साथ दिक्कत यह है कि नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, और आप जानते हैं कि नाटो का जो क्रिएशन हुआ था 1949 में, वो रूस सोवियत यूनियन के विरोध में हुआ था। तो उसके बाद से जब 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग थी कि नाटो सोवियत यूनियन के जो स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट हुए हैं उसको अपने साथ नहीं मिलाएगा, और ये एग्रीमेंट था नाटो और रूस के बीच में। लेकिन उसको अमेरिका नहीं माना, नाटो ने नहीं माना, और कई फेजेस में पहले हंगरी, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि देशों को, बाद में जो लाटविया, एस्टोनिया इत्यादि 2004 में कई देशों को, और लास्ट में अभी भी 2020 में भी मैसेडोनिया को मिला के, तो ज़्यादातर देशों जो ईस्ट
यूरोप के देश हैं उसको वहाँ पे मिलाना चाहता है, अपने में मिला लिया। और नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, और उससे दिक्कत यह है कि रूस पे जो मिलिट्री दबाव, रूस की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि रूस के साथ नाटो के संबंध भी अच्छे नहीं हैं, अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं। अमेरिका रूस को कंटेन करने की पॉलिसी चलाता है, अमेरिका रूस में जो रेजिम है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। तो इन कारणों से वह नाटो को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। सर बड़ा सवाल आएगा अभी प्रतिरक्षा को, डिफेंस को लेके, रक्षा को लेके ये युद्ध में भारत के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, भारत के ऊपर तो कई असर पड़ेंगे। पहला तो यह है कि आपका तेल और गैस का दाम बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सप्लाई चेन जो होते हैं वो डिसरप्ट होंगे, और उसके बाद सबसे पहला वो होगा। दूसरा कि जो डिफेंस की बात आपने की थी, तो चूँकि आप जानते हैं कि हमारा 60 to 70% अभी भी जो मिलिट्री हार्डवेयर्स है वो हम रूस से मंगाते हैं, चाहे वो S-400 जो लेटेस्ट है मिसाइल टेक्नोलॉजी, या फिर जो ब्रह्मोस मिसाइल में भी जॉइंट एग्रीमेंट है। उसके अलावा सबमरीन हैं, और फिर टैंक्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, तो बहुत सारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स हम रूस से मंगाते हैं। अब चूंकि सैंक्शन अगर लग रहा है तो वो सारे मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर भी सैंक्शन लगेगा। उसके अलावा जो बैंकिंग सिस्टम है, चूंकि आपका ट्रेड जो होता था वो डॉलर में होता था, और अब चूंकि बैंकिंग सिस्टम पे भी वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और डॉलर जो स्विफ्ट है उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। तो उसमें जो रूस के ट्रेड दूसरे देशों के साथ है वो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, और भारत पे भी अमेरिका दबाव बनाएगा कि रूस से जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स है उसको इम्पोर्ट वो करना कम करे, बंद करे। हालांकि भारत इस बात को नहीं मानेगा, लेकिन इसकी संभावना है। सर आप एज ए रशियन स्टडीज एक्सपर्ट आपने क्या बताएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से आपका रिसर्च उसी पर है, तो चीन अगर रसिया के साथ चला जाएगा, इसमें रसिया और इंडिया का जो फ्रेंडशिप है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये एक सही सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये एक बड़ी समस्या भारत के साथ होने वाली है कि ये बिल्कुल मान के चलिए कि कल के समय में रूस और चीन के रिश्ते और करीब होने वाले हैं, और मुझे डर है कि कहीं दोनों देशों में नाटो के तरह का या जो कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, तो उस ढंग का कहीं एग्रीमेंट ना हो। अगर हुआ रूस और चीन के बीच में, जिसकी संभावना बताई जा रही है, तो वैसी स्थिति में भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। मैं ये जब बता दूं कि हालांकि भारत और रूस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि रूस बोलता है कि उनका जो चीन के साथ संबंध है वो यूरोपियन कंट्रीज या नाटो के अगेंस्ट में है या अमेरिका के अगेंस्ट में है, और भारत भी बोलता है कि भारत का जो अमेरिका के साथ संबंध है वो क्वाड में जैसा है, तो वो रूस के विरोध में नहीं है। और इस दोनों देश एक दूसरे को देते हैं, तो भारत कोशिश करेगा कि भारत के संबंध दोनों देशों से अच्छे रहें, क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है वो, और उसमें हमारी डिप्लोमेसी को सुपर एक्टिव होनी पड़ेगी। तो सर एज एन एक्सपर्ट व्हाट यू वांट टू से, अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान इमीडिएटली आफ्टर 37 ईयर्स, आफ्टर 2-3 डेकेड्स के बाद उन्होंने अचानक ऑल ऑफ सडन रसिया का गश्त शुरू कर दिया। और ऑन द अदर साइड अगर आप देखेंगे, यूक्रेन का पॉलिटिकल लीडर, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आज मोदी को रिक्वेस्ट किया है वो पुतिन से बात करने के लिए। ये जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी होता है, इसको किस अंडरस्टैंडिंग से आप लेंगे? देखिए, अभी पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग है, क्योंकि चूँकि हक्कानी नेटवर्क जो अब तालिबान में जो रूलिंग पार्टी के साथ है, तो जिस ढंग से सपोर्ट किया है तालिबान को, जिस ढंग से उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जैसे प्रोटेक्ट किया है, तो उसमें पाकिस्तान के साथ मजबूरी है कि अमेरिका उनको अभी उतना महत्व नहीं दे रहा है जैसा कि पहले देता था। तो वैसे में पाकिस्तान दूसरे देशों को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, और रूस के साथ भी अपने संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि रूस भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। रूस जानता है कि अगर पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं तो इसका सीधा असर उसके संबंध जो भारत के साथ हैं उस पर पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि रूस कोई भी इस ढंग का कोई मिलिट्री कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ करने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि ट्रेड के इशू पे या अफगानिस्तान के इशू पे जो इमरान खान और प्रेसिडेंट पुतिन ये बातचीत कर सकते हैं, और हम लोग भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो वेरी केयरफुल हैं, बहुत ही क्लोजली इसको वॉच करते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है तत्काल बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और पाकिस्तान रूस के बहुत ज़्यादा करीब तो नहीं जाने वाला है अभी। लेकिन जैसे यूक्रेन अभी मोदी को, भारत प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किया है पुतिन से बात करने के लिए, इसको कैसे नज़रअंदाज से आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अभी एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अभी जिस ढंग का माहौल है, सारे देश जिनका कि रूस पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, वो जैसे जर्मनी, फ्रांस इत्यादि, तो उसकी बात बिल्कुल नहीं माना है। इसके बावजूद कि वो बोलते रहते कि आक्रमण नहीं होगा, लेकिन आक्रमण हुआ।
लेकिन फिर भी ये सवाल आप बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत चूंकि एक विश्व शक्ति के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, देखना चाहता है, तो वैसे में मुझे लगता है कि भारत को भी अब रीजनल जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है इससे ऊपर उठ के जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि पुतिन से भी और यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी भारत को बात करनी चाहिए। और भारत ही नहीं, भारत अकेले बात करेगा तो उसका ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है। जो दूसरे देश इस ढंग के हैं, चाहे वो चीन हो या फिर जो सेंट्रल एशिया के देश हैं या फिर जो वेस्ट एशिया के देश हैं, ये सारे देश मिलके मुझे लगता है कि इन सारे जो कंट्रीज़ हैं उनसे बात करनी चाहिए और इसका जो एक शांतिपूर्ण समाधान इनको निकालना चाहिए। सर, मेरा आखिर सवाल है आपको, जैसे लगता है कोई प्रतिबंध को, इकोनॉमिक सैंक्शन को अभी पुतिन नहीं मानने के लिए तैयार नहीं, डर नहीं करते हैं। ये अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेगा रसिया के ऊपर, प्रतिबंध, अर्थनैतिक प्रतिबंध लगेगा, इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जिस ढंग के प्रतिबंध, जैसे कि लगभग 11 से 12 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट था नॉर्थ टू स्ट्रीम पाइपलाइन रूस और जर्मनी के बीच में, उसको अभी रोक दिया गया है। उसके बाद जो बैंकिंग सिस्टम है जिसके बेसिस पे आप डॉलर में ट्रेड करते थे, उस पर प्रतिबंध लगे हैं। उसके अलावा जो पुतिन के इनर सर्किल के लोग हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा है, तो उसका असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि उस प्रतिबंध क्या रूस को रोक पाएगा अटैक करने से? नहीं, उस प्रतिबंध से रूस रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रूस को लगने लगा है कि उसके लिए अभी जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, नाटो उनके बॉर्डर पे आता है तो उनका जो एक एग्जिस्टेंस है वो खतरे में जा सकता है, और उस इशू पे वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, उस इशू पे वो कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। देखुथिले रूस विशेषज्ञ जहाँ कहूथिले एक्सपर्ट राजन कुमार जे वर्तमान पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान का गस्त हो किंबा मोदींकर रुषिया सहित वार्तालाप हो तथा अर्थनैतिक प्रतिबंध कौन सबू प्रभाव पकाइबो एवं यह भारत रुषियार बंधुत्व को चीन रो योगदान रे किभली प्रभाव पकाइबो समस्त विषय आलोचना करथिले। निश्चित भाव में ए युद्धर परिसमाप्ति केबे हेबो ताहा हुए तो समय कहबो। नुआ दिल्लीर कैमरामैन प्रदीप सहित विभूति पतिंग रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी।